चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब समझते हैं इस बात का क्या है। देखिए, जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करता हूं, इसका मतलब क्या है कि जो चीज इनहेरिट होती है वो क्या है, वो जीन्स, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हम यहाँ पर उसके मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में पढ़ने वाले, उसको मॉलिक्यूलर बेस पे पढ़ेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे प्रोसेसेस होती है, वो किन किन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स थ्रू द मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर इज अ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है भाई, inheritance of characters through molecules, यानी कि मॉलिक्यूल्स के थ्रू कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स है, व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, तो हमारे कोर्स में दो ही मॉलिक्यूल है, एक है डीएनए और दूसरा है मेरे पास आरएनए। और ये दोनों क्या है बेसिकली, these molecules are nothing else, these are nucleic acid। और हमारे कोर्स में दो न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और एक है आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें जो भी बात करनी है वो इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली ये दोनों क्या है, जिनको मैंने न्यूक्लिक एसिड बोला है, डीएनए है आरएनए है, बेसिकली दीज आर जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है बच्चों, ये जेनेटिक मटेरियल है जो 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 एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है, जीन्स के अंदर ही हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ी है। अब बात आती है कि यहाँ पर इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो क्या है, वो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, what is genetic material, so there are some characteristics of genetic material, यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं उसको यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बोलूं, मैं उसको जेनेटिक मटेरियल बोलूं। तो बात नंबर 1, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। रेप्लिकेशन मतलब कि वो अपना डुप्लीकेट बना सके, वो अपना रेप्लिकेट बना सके। अब मेरे अंदर मेरे डीएनए है, मेरे पेरेंट्स आए थे, ठीक है, फिलहाल कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे अंदर मेरे डीएनए है और मेरा डीएनए जो है वो क्या करेगा, अपने रेप्लिका बनाएगा, यानी अपने डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा जो मेरे ऑफस्प्रिंग्स में जाएगी, मेरे डॉटर में या मेरे सन में। तो रेप्लिका बनेगी तभी तो, ये थोड़ी मेरे वाला निकल के उनमें चला गया, फिर मेरे में क्या बचेगा। तो अपने रेप्लिका बनाए, डुप्लीकेट कॉपी, तो मेरे बेटा मेरे जैसा ही होगा, मेरी बेटी मेरे जैसी होगी। हाँ, मम्मी के भी आएंगे थोड़े बहुत कैरेक्टर, ये बात सही है, क्योंकि उसके भी डीएनए ट्रांसफर हो, वो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है किसके शो होते हैं किसके नहीं। लेकिन ये कंफर्म है कि वो अपनी रेप्लिका बनाए, ये बात बहुत जरूरी है, रेप्लिका बनानी बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो भी जेनेटिक मटेरियल हो, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर शुड बी स्टेबल म्यूटेशन, उसके अंदर स्टेबल म्यूटेशन होनी चाहिए, यानी म्यूटेशन हमारी स्टेबल होनी चाहिए। देखो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अच्छे बच्चे को पता, आज के 5वीं क्लास का बच्चा बोलता है तुझे पता कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन होगी, नया वायरस आ गया, न्यू वायरस आया, ठीक है जी, न्यू वायरस आया ना शायद, अब जो आया लेटेस्ट जो आया, एक डेल्टा आया था, ठीक है, उसके बाद अल्फा आया था, उसके बाद अभी यहाँ पे न्यू वायरस आ चुका है नया। तो ये क्या है, वो कहते हैं कि म्यूटेशन के कारण हो रही है। तो क्या होता है, देखो म्यूटेशन मतलब कि द सडन चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज हो गया वो म्यूटेशन हो।
लेकिन ये म्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर कोई भी मेरे पास एक जेनेटिक मटेरियल, देखो डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल ज्यादा बेहतर कहलाता है जिसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो और जिसके अंदर म्यूटेशन स्टेबल हो। म्यूटेशन स्टेबल से मतलब क्या है? अब जैसे हम, हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा बोला जाता। पहली बात तो बंदर नहीं थे, उनसे बेटर कैटेगरी थे एप्स की, ठीक है, एप्स थे, बंदर लाइक मान लो, जनरल समझ। अब वो बंदर से धीरे 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 आपके चिंपैंजी बने, गोरिल्ला बने, है ना, रामापिथेकस बने, ठीक है, ड्रायोपिथेकस बने, फिर होमो हैबिलिस, जो भी ये सारी चीजें आई कैरेक्टरिस्टिक्स सीरियल वाइज, देन लास्ट में हमारे पास होमो सेपियंस बने, यानी कि हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर स्टेबल है, समझ लो ना, यानी हमारी स्पीशीज होमो सेपियंस की स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है। हो सकता है हम में म्यूटेशन आने वाले 10, 15, 20, 100, 200, 400, 500 सालों बाद कुछ और तरीके के ह्यूमंस आ जाए, हम में ही कुछ चेंजेस आ जाए, क्या जी, कुछ और बन जाए, ठीक है, बंदर से इंसान बने, हो सकता है इंसान से कुत्ते बन जाए आने वाले समय, वो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो आपने स्नैपचैट है, यही हो रहा है, चलो, तो मे भी हो सकता है कि ऐसा हो। तो लेकिन ये म्यूटेशन यार एटलीस्ट स्टेबल होनी चाहिए, ये स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे बंदर थे काफी समय तक, चिंपैंजी रहे, फिर अब इंसान बने, तो हम बन गए, ठीक है यार, बात कर। अब 200, 300, 400, 500 साल बाद हो सकता है कुछ चेंजेस, तो हम, इससे फायदा क्या होगी, हमारी स्पीशी एग्जिस्ट कर रही है। अब जैसे आपने म्यूटेशन में कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में आपको समझाता हूँ, तो कोरोना वायरस जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली आरएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो क्या होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो उनके अंदर भी म्यूटेशन होती है, ऐसा नहीं डीएनए में, डीएनए में भी होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, स्टेबल होती है, यानी स्टेबल होगी, किसी स्पीशीज में म्यूटेशन हुई तो वो स्पीशीज कम से कम एग्जिस्ट तो करेगी, ठीक है। मान लो हम डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ बंदर से चिंपैंजी बने, चिंपैंजी से हम लोग बन गए, तो चिंपैंजी कम से कम 200 एक साल तो अपने स्टेबल तो थे, उसके बाद इंसान बने, ठीक है। अब कोरोना वायरस क्या है कि आज वो किसी और डेल्टा वायरस में आ गया, कल वो फलाना वायरस में आ गया, परसों वो ढिमकाना वायरस में आ गया, यानी कि हर 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 समय धीरे धीरे हर हफ्ते उसकी क्या हो रही है, स्ट्रेन चेंज हो रही है, उसके अंदर म्यूटेशन हो रही है, यानी कि वो जो म्यूटेशन है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, इससे फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में आया था कोरोना में, उसके बाद तो डेल्टा आया गया, यानी वो जो शुरू वाला था वो तो खत्म ही हो गया, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, बचा कौन सा, डेल्टा। अब ये डेल्टा खत्म हो गया, अब ये एमयू वायरस आ गया, तो अब ये सोचो कि वो वाला खत्म हो गया, अब हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, कुछ और आ जाए, तो आप सोचो कि जो पुराने वाला था वो तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं किया, वो खत्म ही हो गया, तो फिर वो काहे की स्पीशी, काहे की एग्जिस्टेंस, उसका फायदा ही क्या हुआ, समझे? तो एग्जिस्ट नहीं किया, वो तो खत्म ही हो गया बाय डिफॉल्ट। तो स्टेबल म्यूटेशन होनी चाहिए, म्यूटेशन क्योंकि इनहेरिटेबल हो, वो आगे से आगे ट्रांसफर हो, पता चला इतनी देर में इनहेरिटेड, वहां तो पीछे वाले मुद्दा चेंज हो गया। तो म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं, एंड दिस प्रोटीन यूजफुल इन इवोल्यूशन, ये प्रोटीन इवोल्यूशन में यूजफुल तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बॉडी के अंदर बनाना है, सेल के अंदर बनाना है, और वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है यहाँ पर आरएनए के पास, चलिए, वो इसको ट्रांसफर करता है आरएनए के पास, वो भी कौन सा, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए को ही पता होता है बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन बनाना है, और वो इंफॉर्मेशन किसको देता है, आरएनए को, और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से लेकर बाहर साइटोप्लाज्म में आता है और राइबोसोम के पास जाता है और कहता है भैया ये वाला प्रोटीन बनाओ, क्योंकि डीएनए ने बोला है, और वो राइबोसोम उस प्रोटीन को बनाएंगे जो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर बनेगा, किसी न किसी चीज की सिंथेसिस के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यानी कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। अब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो फिर फायदा क्या है ऐसे जेनेटिक मटेरियल का, बच्चों, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, so these are the some basic characteristics of genetic material। किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कम से कम ये वाली कैरेक्टरिस्टिक तो होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड के हिस्टोरिकल व्यू के बारे में। तो देयर इज अ हिस्टोरिकल व्यू ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम तो यही कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड हमारे कोर्स में जो एक आरएनए है, डीएनए है, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो एक डीएनए और दूसरा आरएनए, ये दो है बच्चों हमारे पास। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड का बच्चों, न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था और उसको डिस्कवर किया था। उसने बेसिकली यहाँ पर बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। तो उसको नाम दे दिया गया यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। और उन्होंने आउल, उल्लू की पस सेल में से इसको यहाँ से ड्राइव किया था। और ही कॉल्ड दिस मटेरियल, उन्होंने इस मटेरियल को स्टार्टिंग में क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला। उन्होंने इसको क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था, जो जेनेटिक मटेरियल उन्होंने वहां से आइडेंटिफाई की। फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवरी करी थी, उसके अलावा डीएनए की, ठीक है। अब ये जो ऑब्टेन हुआ न्यूक्लियस फर्स्ट सेल ऑफ आउल, इसको नाम दिया गया न्यूक्लिन का, जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए। लेकिन बाद में इसी न्यूक्लिन को स्टडी किया, स्टडीड बाय ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने इसको स्टडी किया और बोला कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर एसिडिक है। उन्होंने बोला कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, और देन उसको नाम दिया गया यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। चलिए, स्टडी किया और बोला कि न्यूक्लिन का नेचर कैसा है जी, देयर इज अ एसिडिक नेचर। तो उन्होंने नाम दिया इस चीज को फिर न्यूक्लिक एसिड का। और दो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोज। अब जो डीएनए होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही हमारा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए प्रेजेंट होता है ओनली इन सम वायरस। आरएनए ओनली इन सम वायरस, सिर्फ कुछ वायरस के अंदर हमारा यहाँ पर आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। और जिन वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उन्हीं वायरस को हम क्या बोलते हैं जी, रेट्रो वायरस। तो कोरोना भी हमारा एक रेट्रो वायरस है बच्चों, ठीक। चलिए, ये बात समझ में आई। उसके बाद जो डीएनए है, देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है डीएनए का जो नेचर है, ऐसे पता चलता है। नॉर्मली डीएनए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखो डीएनए इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स के अंदर, प्लास्टिड के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना पर्सनल डीएनए होता है, प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली यूकैरियोट्स हमारे अंदर भी होता है। और आरएनए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस, पाया ये भी हमारे अंदर जाता है। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो इसका मतलब ये नहीं आरएनए हमारी बॉडी में नहीं होगा, डीएनए तो आरएनए भी होगा, लेकिन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा और डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है हमारी बॉडी में। चलिए, पहली बात ये। अब जो न्यूक्लिक एसिड है बच्चों हमारे पास, चलिए, जो हमारे पास यहाँ पर ये न्यूक्लिक एसिड है, हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। इसका मतलब कि सिंगल यूनिट क्या है न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लियोटाइड। एंड
न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड इसकी सिंगल यूनिट होती है और ये बना होता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज होती है बच्चों यहाँ पर शुगर। पहली चीज यहाँ पर इसके अंदर शुगर होती है, जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी एक शुगर होती है, लेकिन ग्लूकोज किस तरीके की शुगर होती है, ग्लूकोज होती है 6 कार्बन वाली शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। 6 कार्बन है तो हम इसको बोलते हैं हेक्सोज शुगर। हेक्सा यानी 6, तो हेक्सोज शुगर का नाम क्या है, ग्लूकोज। ऐसे ही इसके अंदर शुगर होती है, लेकिन ये 5 कार्बन वाली होती है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाली है तो पेंटोज शुगर है, लेकिन उसका नाम क्या है यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर बच्चों राइबोज। तो राइबोज क्या है, राइबोज इज अ पेंटोज शुगर। दो तरीके की शुगर होती है हमारे पास, एक राइबोज है जो आरएनए में पाई जाती है, और दूसरी है मेरे पास डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में पाई जाती है। राइबोज आरएनए में है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट है। तो पहली चीज तो गई यहाँ पर शुगर, इन सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो चीज हमारे पास प्रेजेंट होगी यहाँ पर वो है नाइट्रोजनस बेस। N2 बेस, नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस देखो कौन कौन से हो, नाइट्रोजनस बेस है A, G, C, U, T। इनको यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, ये हमारे पास एडेनाइन या गुआनिन या साइटोसिन या यूरेसिल और थाइमिन है। इनको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस मेरे पास दो तरीके होते हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आते हैं A और G, और पायरिमिडिन के अंदर आते हैं C, U और T। ठीक, ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज होती है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, जो तीसरी चीज हमारे पास वो है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड कंपोनेंट इज द, दिखाई दे रहा आपको, तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इन तीन तरह के कंपोनेंट्स से मॉलिक्यूल से मिल करके यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किस चीज की, डीएनए की। एक एक करके हम इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अभी एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहली चीज, यानी कि पेंटोज शुगर के बारे में। तो पेंटोज शुगर मेरे पास दो तरह की, एक राइबोज और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज। चलिए, अब ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5। ये मेरे पास यहाँ पर पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हमें यहाँ पर इसकी वैलेंसी को क्या करना पड़ेगा जी, फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए, तो इस कार्बन के अंदर ये देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। सीरीज रखनी याद इनकी बहुत जरूरी है, कौन कौन सी सीरीज है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है H, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है H। चलिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर पेंटोज शुगर है जिसका नाम है राइबोज। दूसरी तरफ मेरे पास डीऑक्सीराइबोज, सिमिलर स्टफ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन।
अब आप देखेंगे दोनों की स्ट्रक्चर में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि सेकंड कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर मेरे पास सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप। तो आप ध्यान से देखेंगे सेकंड और थर्ड कार्बन पर एक H है और एक OH है में, जबकि यहाँ पर दो दो OH है। OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और आपने पढ़ा होगा बेटा ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब कि मुद्दा यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिसमें जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है उतना ज्यादा रिएक्टिव, तो इसका मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। और डीएनए है डीऑक्सीराइबोज है जिसके अंदर ये वाली शुगर है, वो मेरे पास कम रिएक्टिव है। तो ये प्रेजेंट होता है इन डीएनए और ये प्रेजेंट होता है इन आरएनए। तो मैं इसीलिए आपको बताऊं कि डीएनए जो होता है वो आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल मुद्दा है कंपैरिजन टू आरएनए। ऑब्वियस बात है, जिसके ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे वो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी वो अनस्टेबल होता है। तो इसके अंदर खास चीज यहाँ पर देखने वाली क्या है कि राइबोज के अंदर सेकंड एंड थर्ड कार्बन को पेंटोज शुगर, देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, एंड इन deoxyribose that is the 5 carbon sugar pentose sugar, there is a on second carbon only H present. So what is the difference for one functional group and two functional group in ribose? If two functional group, it means it is more reactive and genetic material should be more stable. तो अगर क्वेश्चन आता है कि which is better genetic material, DNA और RNA, so what is the right answer? DNA is the better genetic material comparison to RNA because it is stable. Got it? चलो, तो ये हमारे पास यहाँ पर इधर पेंटोज शुगर की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब हम यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है इसके अंदर इधर में नाइट्रोजनस बेस। तो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस होते हैं क्या है? तो नाइट्रोजनस बेस आर साइक्लिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, आपने पढ़ा होंगे केमिस्ट्री के अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है जी। तो वो हेलो एल्केन्स और ये सब चीजें पढ़ी होंगी, बेंजीन वगैरह, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोजन तो पाया ही ऑर्गेनिक मुद्दे के अंदर जाता है। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग या लिविंग कंपोनेंट से डिराइव की हुई जो चीजें होती है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और है ही क्या, तो नाइट्रोजन। ठीक, तो साइक्लिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड दे कंटेन नाइट्रोजन, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, तभी ये बात यहाँ पर बोली गई है। और ये दो तरीके, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ठीक, प्यूरिन है और पायरिमिडिन है। अब प्यूरिन के अंदर आते हैं मेरे पास एडेनाइन और ग्वेनाइन, और पायरिमिडिन के अंदर आते हैं मेरे पास साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। यूरेसिल में इसके बगल में लिख रहा हूँ थायमीन के, क्योंकि ये AGCT ये तो पाए जाते हैं डीएनए में, और AGCU ये पाए जाते हैं आरएनए में। यानी थायमीन जो होता है वो सॉरी यूरेसिल आपका जो थायमीन को रिप्लेस कर देता है विद रिस्पेक्ट टू द आरएनए। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर मैंने बताया COT और आरएनए के अंदर C और U, बाकी प्यूरिन तो दोनों के अंदर सेम है। प्यूरिन हमारे पास यहाँ पर दोनों के अंदर कैसे होते हैं दोस्तों, सेम। अब प्यूरिन भी साइक्लिक कंपाउंड है, पायरिमिडिन भी साइक्लिक कंपाउंड है कॉमन। तो हम देखते हैं प्यूरिन जो होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, देयर इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है जी, एक रिंग यहाँ पर ये बन गई। ये दूसरी रिंग है यहाँ पर। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पोजिशनिंग इसकी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। सेकंड रिंग अटैच है 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, सेवंथ पोजीशन पर और नाइन्थ पोजीशन, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच होते हैं। वो भी अपने पास कितने, 4 है। लो, पहला नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये तीसरा नाइट्रोजन और ये चौथा नाइट्रोजन। और हम लोग क्या देखते हैं, कहीं कहीं पर अपने पास दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या भैया। तो ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़ी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी। ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट्स कोई समस्या ही नहीं। तो ये डबल रिंग है जिसके एग्जांपल है ए और जी, यानी एडेनाइन और गुआनिन की स्ट्रक्चर होती है, डबल स्ट्रक्चर होती है हमारे। ठीक, पाइरिमिडीन जो होता है हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर आपके नाइट्रोजन अटैच होते हैं। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन अटैच है और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हमारे पास इधर है बच्चों, डबल बॉन्ड। ठीक, ये सिंगल रिंग है जिसके अंदर CUT साइटोसिन है, यूरेसिल और थायमिन ये हमारे पास इधर में अटैच है। अब आपने देखा जो प्यूरिन है उसकी खास बात क्या है, एक तो ये डाइसाइक्लिक, जबकि पायरिमिडीन मेरे पास कैसे है बच्चों, पायरिमिडीन मेरे पास यहाँ पर मोनोसाइक्लिक। प्यूरिन के अंदर है A और G, पायरिमिडीन के अंदर है C U और T। प्यूरिन के अंदर हम लोगों ने देखा 4 नाइट्रोजन एटम है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन एटम है। देयर आर 4 नाइट्रोजन एटम एट कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 3 7 9, फर्स्ट थर्ड सेवंथ और 9th पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट 3 7 9 कार्बन पे आप देखो, इसके ऊपर जो आपके नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। और जबकि पायरिमिडीन के अंदर सिर्फ 2 नाइट्रोजन एटम है, there is only 2 nitrogen atom at first and third position। ठीक है जी, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, बीच में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्यूरिन हमारे पास होता है बच्चों, ये प्यूरिन अटैच होगा किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ। प्यूरिन हमारा अटैच होता है पेंटोज शुगर के साथ। तो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन एंड 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड 9th ऑफ प्यूरिन, 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन, ये आपस में अटैच होते हैं। यानी कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर देखिए एक जगह खाली हो जाती है ना, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे पास ये अटैच हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो पायरिमिडीन है उसमें फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर
एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडीन अटैच होती है। फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर यानी पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन अटैच होता है विद फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडीन, क्या उसके साथ ही अटैच होता है। तो प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वेयर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन या नाइट्रोजन बेस अटैच होकर, तो हमेशा लिखना है एट फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। हमेशा कार्बन के जो पेंटोज शुगर की कार्बन होती है तो हम देखते हैं उसके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है। फर्स्ट पे देखिए जी, ये फर्स्ट सॉरी ये पेंटोज शुगर सॉरी देखिए पेंटोज शुगर हमारे पास यहाँ पर ये, तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर हम देखते हैं यहाँ पर 4 बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ऑब्वियस सी बात है एक ही हमारे पास क्या हो जाए डाइसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, चाहे वो एच हटे चाहे वो OH हटे। क्या हटेगा और कैसे अटैच होगा वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर OH हट जाता है यहाँ पर, और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या करके अटैच हो जाता है अपने पास, या तो प्यूरिन या पायरिमिडीन। अगर यहाँ पर पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ डाइसाइक्लिक ग्रुप जुड़ती है और उसका जो है पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ मेरे पास अगर मान लीजिए प्यूरिन का जो 9th पोजीशन है वो अटैच होती है, कंडीशन नंबर 1। या फिर दूसरी तरफ पायरिमिडीन अटैच होगी, तो पायरिमिडीन का जो हम देखते हैं क्या होता है फर्स्ट पोजीशन पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है। वो अटैचमेंट भी हम आपको यहाँ पर करते हैं। उससे पहले तीसरा कंपोनेंट यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, उसके बारे में अब हम यहाँ पर और बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के बारे में यानी कि फॉस्फेट ग्रुप के बारे में।